स्टूडेंट्स, अभी तक के लेक्चर में मैंने कुछ टॉपिक्स या कुछ एग्जांपल्स कहिए छोड़ दिए थे बिकॉज द होल लेक्चर वाज फॉर एवरीबॉडी। आपके लिए आज के सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ऐसा ले रहा हूँ जो आप ही में से किसी ने मुझसे पूछा था, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। कैपेसिटर पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और लेट अस से इसमें दो डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं। ये लेंथ इक्वल और वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, मैं इक्वल ही ले रहा हूँ। इसको डी ले रहा हूँ, इसको भी डी ले रहा हूँ। ये कांस्टेंट K1 है और ये कांस्टेंट K2 है। इस कैपेसिटर को एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। प्लेट का एरिया गिवन है और आपसे पूछा गया कि इस डाइलेक्ट्रिक जॉइंट पे यहाँ बाउंड चार्ज की डेंसिटी क्या होगी। तो एक बार फिर से पहले मैं रिकलेक्ट कर दूं, आपको याद करा दूं कि जब एक कैपेसिटर प्लेट को हम चार्ज देते हैं और इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक को भर देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूलर डाइपोल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट होते हैं और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक की वॉल पे भी एक चार्ज इंड्यूस होता है। बिकॉज ये चार्ज फ्री नहीं है चलने को, ये ऐसे चार्ज है। मॉलिक्यूल्स में चार्ज का सेपरेशन है, तो डाइपोल्स हैं, ये माइनस और प्लस चार्ज एक दूसरे को छोड़ के अलग नहीं जा सकते। तो इस वजह से ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इसको हम बाउंड चार्ज कहते हैं। और मेटल प्लेट के ऊपर जो चार्ज है उसको हम अक्सर फ्री चार्ज कहते हैं। तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक की वॉल पे नेट ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ होगा इस पे मिला जुला के टोटल यहाँ चार्ज की डेंसिटी क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपसे मान लीजिए पूछा गया है। तो इसका आंसर आप कैसे करेंगे? देखो, इस कैपेसिटर के ऊपर इसका कैपेसिटेंस सबसे पहले लिख लेते हैं हम एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। 2D इसलिए लिखा कि प्लेट के बीच का सेपरेशन 2D। इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आया है वो भी आप चाहो तो लिख सकते हो, इट इज C इंटू V। ठीक है। अब लेट अस एज्यूम कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। एक तो मैंने इस बाउंड चार्ज की डेंसिटी डिराइव की थी, अगर आपको याद आए तो यहाँ उस मेथड को भी हम फॉलो कर सकते हैं, बट एक ज़्यादा ईजियर मेथड है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E2 है तो चार्ज कुछ भी हो, हम ये पक्के तौर पे जानते हैं कि E1 और E2 का जो रेशियो होगा, एक नंबर ले लेता हूँ आसानी के लिए, हाँ, इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 4 ले लेता हूँ। तो E1 और E2 का रेशियो तुम बता सकते हो मुझे, ये 2:1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होते और कैपेसिटर प्लेट के ऊपर चार्ज Q माइनस Q होता तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E0 होता। तो इस जगह पे जो फील्ड होगा वो E0 बाई K1 E0 बाई 2 होगा और यहाँ पे जो फील्ड होगा वो E0 बाई K2 E0 बाई 4 होगा। तो नेचुरली ये फील्ड इसका डबल है। तो E1 और E2 का रेशियो आपको पता है। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है कि E1D प्लस E2D V के इक्वल है।
ड्रॉप पोटेंशियल में E1 इंटू डी, ड्रॉप पोटेंशियल में E2 इंटू डी, ये मिल करके V वोल्ट के इक्वल होना ही चाहिए। तो दैट मीन्स E1 प्लस E2 V बाई डी के इक्वल है। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व कर दें तो आपको E1 और E2 मिल जाएंगे। V एंड D आर गिवन क्वांटिटीज। तो ये दोनों को सॉल्व करके हम E1 और E2 कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ मैं E1 की जगह पे 2E2 लिख दे रहा हूँ। E1 की जगह पे 2E2 लिखूँगा तो ये 3E2 हो जाएगा और E2 की वैल्यू जो है वो V बाई 3D आ जाएगी। सिमिलरली E1 की वैल्यू कितनी होगी? डबल ऑफ दिस 2V बाई 3D। ठीक है, ये दोनों को अगर जोड़ दें और 2D से मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि सॉरी E1 इंटू डी करें तो 2V बाई 3 और E2 इंटू डी करें तो V बाई 3, दोनों का सम V है, जो कि परफेक्टली ऑल राइट है। तो E1 और E2 की वैल्यू आपको पता है इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर्स V एंड D। अब आप ऐसा सोच सकते हो कि हम यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस या बॉक्स शेप का गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। ऐसा एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करो। इस वॉल पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इस सर्कुलर सरफेस पे E2 है। तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स हम आसानी से लिख सकते हैं। इस गॉसियन सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो E2S माइनस E1S होगा, जहाँ S इस लाल सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, S ये वाला एरिया है सर्कल का। तो E2S पॉजिटिव फ्लक्स है। और जब भी हम एक क्लोज सरफेस लेते हैं, अगर फील्ड लाइन अंदर जा रही है उसके, तो फ्लक्स निगेटिव होता है, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ऐसा बाहर की तरफ लोगे और E1 अंदर की तरफ है। तो E1S निगेटिव है और E2S पॉजिटिव है। सो फ्लक्स जो है इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स दैट विल बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0। Q क्या है? इस बाउंड्री पे, यहाँ S एरिया पे इंड्यूस चार्ज की वैल्यू, बाउंड चार्ज की वैल्यू। तो Q बाउंड लिख रहा हूँ, बाउंड चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज है और कहीं चार्ज नहीं है। Q बाउंड बाय एप्सिलॉन 0 इज E2 माइनस E1 इंटू S। ठीक है, तो ये जो चार्ज है, अगर यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी को हम सिग्मा लिख लें, सिग्मा बी, तो सिग्मा बी इंटू एस बाय एप्सिलॉन 0 इज E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, दिस माइनस दिस, so this will become minus V by 3D into S। तो बाउंड चार्ज की जो डेंसिटी हो गई वो हो गई माइनस V बाई 3D इंटू एप्सिलॉन 0। तो इस वॉल पे, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे नेट निगेटिव चार्ज डेंसिटी है और उसकी वैल्यू है, चार्ज पर यूनिट एरिया की वैल्यू है V एप्सिलॉन 0 बाई 3D। अगर आपसे इस पूरे वॉल पे चार्ज पूछा गया है तो ठीक है, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक कैलकुलेशन जरा चेक कर लेना प्लीज। एक दूसरा क्वेश्चन जो फिर से किसी स्टूडेंट ने पूछा है, उसको सॉल्व करने के लिए मुझे आपको एक नई चीज़ बतानी पड़ेगी, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बता रहा हूँ, फिर वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपने पूछा है, और फिर उसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। समझना है, थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, पर समझ जाओगे। ये एक कंडक्टर है, इसको तुमने कुछ चार्ज दिया। तो हम जानते हैं कि अगर ये कंडक्टर स्फेरिकल नहीं है तो इसके सरफेस पे चार्ज की डेंसिटी
नॉन यूनिफॉर्म होगी। जहाँ पे शार्प टर्निंग्स हैं वहाँ पे चार्ज की डेंसिटी हाई होगी, और जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है वहाँ चार्ज की डेंसिटी कम होगी। ठीक है, ऐसा कुछ चार्ज है इस कंडक्टर के ऊपर, यहाँ कम ही होगा, फ्लैटिश है। ठीक है, अब ये सारे चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से यहाँ अगर हम एक यूनिट एरिया इमेजिन करें, तो इस यूनिट एरिया पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पर इन बाकी चार्जेस की वजह से एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कितना है हम ये जानना चाहते हैं। ठीक है, ये जानने के लिए सबसे पहले ये समझना कि यहाँ बहुत सारे चार्जेस दिए हुए हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, और मैं पूछूं कि इसके ऊपर फोर्स कितना है, तो हम कैसे बढ़ेंगे? हम पहले ये करेंगे कि बाकी सब की वजह से, इनकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये पता करेंगे। ये सब सोर्स चार्ज हो गए जो इस फोर्थ चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इन सब की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये पता करेंगे, और फिर Q4 इंटू ई करेंगे, तो मुझे इस चार्ज के ऊपर फोर्स मिलेगा। तो यही अप्रोच हम यहाँ पे भी लेंगे, और इस पूरे कंडक्टर के सरफेस को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा हूँ। ये छोटा सा सरफेस है, डेल्टा एस एरिया है, बहुत छोटा, ड्राइंग से आपने इसलिए इतना बड़ा बनाया, बहुत छोटा। इसका नाम मैं रख देता हूँ S1, इस लाल सरफेस का सरफेस एरिया S1, और ये जो बाकी काला सरफेस बच गया इसका नाम रख देता हूँ S2, बातचीत में आसानी के लिए। तो मुझे ये बताना है कि इन काले चार्जेस की वजह से सरफेस S2 पे जो चार्ज है उसकी वजह से सरफेस S1 पर जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। सरफेस S1 पे जो चार्ज है इसके ऊपर इन सब की वजह से कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे चार्ज है और इस पर फोर्स पूछा है, इनकी वजह से यहाँ फील्ड लिखो और फिर फील्ड इंटू Q4 करो। ये बहुत ही छोटा सरफेस है, आप इसको फोर्स लिखने के लिए 1 मिनट पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। ये जो चार्ज है इस लोकेशन पर, इन सब की वजह से रिजल्टेंट फील्ड कितना है पहले हमें ये पता लगाना होगा। फील्ड पता लग गया तो फील्ड इनटू चार्ज ऑन दिस रेड सरफेस विल गिव अस द फोर्स एक्टिंग ऑन द रेड सरफेस। तो फील्ड पता करने के लिए हम थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग करेंगे। देखिए, फिर से दिमाग में रखिए S1 बहुत छोटा है, मैंने ड्राइंग में S1 को बहुत बड़ा दिखाया है, ये थोड़ा मिसलीडिंग है। S1 बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये, इन सभी चार्जेस की वजह से, सभी इंक्लूडिंग ब्लैक एंड रेड चार्ज, इस लोकेशन पे, ठीक इसके स्किन पे, यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है? सिग्मा इज लोकल चार्ज डेंसिटी, इस लाल सरफेस पे चार्ज की डेंसिटी। हमने पढ़ा है किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे लोकल चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसके ठीक बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू दी सरफेस होती है। तो इन सभी चार्जेस की वजह से इस लोकेशन पे रिजल्टेंट फील्ड रेड सरफेस के परपेंडिकुलर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 है, जहाँ सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी ऑन स्मॉल सरफेस S1। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है E, ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक ब्लैक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और एक रेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसके दो कंट्रीब्यूटर हैं, ये लाल सरफेस पे चार्ज है उसकी वजह से फील्ड, और ये बाकी रिमेनिंग सरफेस पे जो चार्ज है E2 इसकी वजह से फील्ड।
तो ये जो E है दिस इज नथिंग बट E1 प्लस E2। क्यों? एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज है, यहां चार्ज की डेंसिटी अगर सिग्मा है तो इसके ठीक सामने इलेक्ट्रिक फील्ड ही सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 होती है। ये फील्ड इन सभी चार्जेस की वजह से रिजल्टेंट फील्ड है। अभी हमने पूरे चार्ज की असेंबली को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक ये छोटा चार्ज और ये एक बड़ा चार्ज। तो बड़े चार्ज की वजह से फील्ड E2 और लाल छोटे चार्ज की वजह से फील्ड E1, दोनों का सम यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड है जिसकी वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 है। ये पक्की बात। नेक्स्ट, अब देखो ये जो ब्लैक वॉल पे ब्लैक सरफेस पे चार्ज है, S2 सरफेस पे जो चार्ज है, उसकी वजह से इस पॉइंट A पर फील्ड और इस सरफेस के ठीक अंदर B पर फील्ड दोनों इक्वल होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? ये एक बड़ा कंडक्टर, यहां से ये जो लाल सरफेस है इसको दिमाग से निकाल दो, फॉरगेट अबाउट दिस वन। हम सिर्फ S2 के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ फील्ड लिखना चाहते हैं और यहाँ फील्ड लिखना चाहते हैं। क्या फ़र्क है दोनों? कोई फ़र्क नहीं। क्यों? S2 के रेस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट बिल्कुल एक ही जगह पे हैं, एक जस्ट आउटसाइड दी सरफेस, एक जस्ट इनसाइड दी सरफेस। देयर इज ऑलमोस्ट नो डिस्टेंस। सरफेस के ठीक बाहर पॉइंट A है और सरफेस के ठीक अंदर पॉइंट B है। दे आर वेरी 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 क्लोज। सरफेस हैज़ गॉट नो थिकनेस। सरफेस लाइन इसकी कोई थिकनेस नहीं होती। तो स्किन, ये जो S1 है रेड सरफेस, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। सिर्फ इस चार्ज की वजह से इस लोकेशन पे सरफेस के ठीक बाहर और सरफेस के ठीक अंदर अगर मैं फील्ड लिखूं तो फील्ड सेम होना चाहिए। मैं इतना कह रहा हूँ। ड्राइंग साफ बने इसके लिए थोड़ा सा A और B को ऐसे दिखा रहा हूँ। A and B are 2 points just outside the surface and just inside it, right? Just outside the surface and just inside it. अब मैं ये कह रहा हूं कि बिकॉज ऑफ दिस चार्ज फील्ड एट A and B कैनॉट बी डिफरेंट। A and B आर वेरी क्लोज पॉइंट और पास। सो फील्ड एट A and B must be same due to charge on S2, क्योंकि S2 के रेस्पेक्ट में A और B की पोजीशन में कोई खास फर्क है नहीं। चलिए मान लेते हैं S2 की वजह से A पर फील्ड आपने मान ही रखा है E2 है, तो B पर भी फील्ड क्या होगा? E2। सिर्फ S2 की वजह से B पर फील्ड क्या होगा? E2। नाउ हमें यह भी पता है कि दिस पॉइंट B इज in the meat of the conductor, it is just below the surface. So actually field at B must be 0. The resultant field at B must be 0. इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो लाल चार्ज है, लाल सरफेस पे चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ जो फील्ड होगा it will be exactly equal to E2 and opposite to it. इस लोकेशन पे टोटल फील्ड 0 होना चाहिए। इस काले वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड E2 अंदर बाहर की तरफ है। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं इस काले चार्ज के लिए A और B में तो कोई फर्क ही नहीं है, दोनों सेम पॉइंट है, एकदम पास पास हैं। तो A पे फील्ड E2 तो B पे भी फील्ड E2, ऐसा बाहर की तरफ। तो डेफिनेटली इस रेड चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड उल्टे डायरेक्शन में और E2 के इक्वल है कि नहीं? सो
field at B is 0. This implies that E1 and E2 are equal and opposite. तो magnitude of E1 is same as magnitude of E2. E1 और E2 के मैग्नीट्यूड सेम है, ऐसा बोल रहे हैं ना। अब प्लीज देखो, ऐसा सोचो कि इस सरफेस से 0.1 मिलीमीटर बाहर A और इस सरफेस से 0.1 मिलीमीटर अंदर B है। ये लाल चार्ज है, इससे 0.1 मिलीमीटर की दूरी पे A है, इससे 0.1 मिलीमीटर की दूरी पे B है, बिल्कुल पास। तो लाल चार्ज की वजह से A पर जो फील्ड होगा और B पर जो फील्ड होगा उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन उल्टा होगा। भाई लाल चार्ज जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी हम इस पॉजिटिव चार्ज सरफेस के राइट में खड़े हैं तो फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और अंदर खड़े हैं तो फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो इस लाल चार्ज की वजह से A और B पे फील्ड का स्ट्रेंथ सेम है, अज्यूमिंग A और B इक्वी डिस्टेंट, सेम डिस्टेंस पे पॉइंट है सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो इस लाल चार्ज की वजह से A पे जो फील्ड है वही B पे फील्ड है, स्ट्रेंथ वाइज, डायरेक्शन जरूर उल्टा है। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, गौर करो। जो फील्ड लाल चार्ज ने यहां बनाया है उतना ही फील्ड लाल चार्ज ने यहां पे भी बनाया है, E1। ये E1 और B पर लाल चार्ज की वजह से फील्ड E1 दोनों सेम है। काले चार्ज की वजह से A पर फील्ड E2 और B पर फील्ड E2 दोनों का डायरेक्शन जरूर सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि A और B बहुत क्लोज पॉइंट्स हैं। तो ओवरऑल हम क्या कंक्लूड करते हैं कि यहां पे E1 प्लस E2 मिला करके सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 के इक्वल है, और E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कंफ्यूज हो गए? फिर से सोचो, इस पूरे कंडक्टर के अंदर कहीं भी यहां पे फील्ड क्या है? 0। तो यहां जो फील्ड है उसको हम दो हिस्सों में सोच रहे हैं, एक इस चार्ज की वजह से, मान लिया इधर E1, और एक रिमेनिंग चार्ज की वजह से। तो रिमेनिंग चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड इतना ही बाहर होना चाहिए ना, तब तो यहाँ रिजल्टेंट 0 होगा। अब ये जो रिमेनिंग चार्ज है, ये बहुत बड़ा चार्ज है, इसके लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट में कोई फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल पास हैं। तो इस रिमेनिंग चार्ज के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम होने की वजह से यहाँ पे फील्ड E2, तो यहाँ पे भी फील्ड E2, और ये जो लाल चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड E1, यहाँ बाहर में फील्ड उतना ही बड़ा E1 उल्टे डायरेक्शन में, क्योंकि हम सरफेस के इधर है और इधर है, यहाँ पे फील्ड डाउनवर्ड है, यहाँ पे फील्ड अपवर्ड। सो नेचुरली हम इस पॉइंट को कंसिडर करके ये प्रूव कर पा रहे हैं कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड है वो E1 और E2 का सम है, विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, which means from 1 we conclude that the strength of field E1 and E2 both are equal, so it is sigma by 2 epsilon 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ जो फील्ड है इस छोटे लाल चार्ज की वजह से और इस पूरे चार्ज की वजह से दोनों इक्वल है, और दोनों का कंट्रीब्यूशन है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर अगर मुझसे ये कहा जाए कि आप इस कंडक्टर के सरफेस पे इस छोटे एरिया डेल्टा एस पे इन चार्जेस की वजह से, ब्लैक चार्जेस की वजह से फोर्स लिखो, तो ब्लैक चार्जेस की वजह से जो फोर्स है वो E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और लाल चार्ज की जो वैल्यू है वो है सिग्मा इंटू दिस एरिया
डेल्टा एस। देयरफॉर इस लाल चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा डेल्टा एफ, फोर्स ऑन स्मॉल चार्ज ऑन सरफेस S1 इज कुछ नहीं, इस ब्लैक चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड अब मुझे पता है E2, और ये जो लाल छोटा सा सरफेस है, लेटर से एरिया डेल्टा एस है, तो यहाँ चार्ज की क्वांटिटी है सिग्मा डेल्टा एस, यही फोर्स होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू E2 की जगह ये लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा एस। ये अगर छोटा सा लाल एरिया डेल्टा एस है, उसके ऊपर लगने वाला आउटवर्ड नॉर्मल फोर्स सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डेल्टा एस है। इसलिए जो प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा एफ बाई डेल्टा एस, इट इज सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। दैट मीन्स अगर एक कंडक्टर गिवन है और यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहाँ यूनिट एरिया पे लगने वाला आउटवर्ड फोर्स जो है वो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 होगा। यहाँ डेल्टा एस एरिया लेंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स इतना होगा। ठीक है, आई होप दिस डेरिवेशन इज क्लियर टू यू। हालांकि वही बात है कि आप लोग बेचैन हो गए, सर ने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, पर मैंने तो सालों मुझे नहीं लगता है कि जेई के क्वेश्चन पेपर में मैंने इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखा है, पर आप परेशान। ठीक है, तो ये डिस्कस किया हमने। अब सपोज मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ पहले अपनी तरफ से, फिर आपने जो क्वेश्चन पूछा था उस पर आता हूँ। सपोज एक हेमिस्फेरिकल शेल है या सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, ऐसा रेडियस आर, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। चार्ज क्यू दिया हुआ है या चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है, व्हाटएवर, सिग्मा इंटू 4πr² टोटल चार्ज है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से एक हेमिस्फेरिकल पार्ट दूसरे हेमिस्फेरिकल पार्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है। सपोज दिस इज द क्वेश्चन भाई, मेटालिक स्फीयर चार्ज सरफेस पे है, ये हेमिस्फीयर इस हेमिस्फीयर पे कितना बड़ा फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये क्वेश्चन है। मतलब फोर्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय हेमिस्फेरिकल पार्ट ए ऑन द अदर हेमिस्फेरिकल पार्ट बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फाइंड फोर्स बाय ए ऑन बी, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले मैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे कि गलत कर रहे हैं सर, पर ऐसा सोल्यूशन करता हूँ, देखता हूँ आपको गलत लगता है कि नहीं। पहले तो ये देखना है पार्ट ए ने पार्ट बी पे कितना फोर्स लगाया, मुझे ये जानना है। उसके लिए मैं ऐसे सोचता हूँ कि इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक एरिया इमेजिन करो डेल्टा एस। इस डेल्टा एस एरिया पे जो चार्ज है वो सिग्मा डेल्टा एस है। ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है। फुटबॉल के ऊपर एक छोटा सा पैच इमेजिन करो। इस पैच पे जो चार्ज है, उस चार्ज के ऊपर बाकी सारे चार्जेस मिल करके जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो रेडियली आउटवर्ड, नॉर्मल टू दिस सरफेस, ये डिस्ट्रैक्शन हटा दे रहा हूं, डेल्टा एफ, फोर्स ऑन अ स्मॉल एरिया, एरिया मतलब एरिया पे जो चार्ज है, फोर्स ऑन ए स्मॉल एरिया डेल्टा एस विल बी इक्वल टू दिस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू डेल्टा एस, और ये फोर्स है रेडियली आउटवर्ड, नॉर्मल टू दी सरफेस। इस छोटे पैच के ऊपर
जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है रिपल्शन की वजह से, चार्जेस के रिपल्शन की वजह से, उसकी वैल्यू इतनी है और डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल है। तो अगर ये स्फीयर है तो सरफेस के नॉर्मल मतलब रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ये पैच का एरिया डेल्टा एस है। ठीक है, ऐसा होगा। अब मैं सजेस्ट ये कर रहा हूं कि हम ऐसे सभी पैच के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को, इस हेमिस्फीयर के ऊपर ऐसे जितने भी पैच बनेंगे छोटे छोटे, उन सभी पैचेस के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड कर देते हैं। तो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से आप ये देख सकते हो कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायमीटर के परपेंडिकुलर ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही पैच अगर मैं यहां पे ले लूँ, बिल्कुल ऐसा ही सेम साइज का, सेम आइडेंटिकल काइंड ऑफ लोकेशन पे, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फोर्स आएगा वो रेडियली आउटवर्ड ऐसा आएगा सरफेस के नॉर्मल, और इस फोर्स का रिजल्टेंट इधर ही होगा, ऐसा दिखाई देता है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। वैसे यहाँ एक पैच लिया, ऐसा ही पैच यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, वैसे पेयर में अगर आप पैचेस लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि रिजल्टेंट फोर्स इस डायमीटर के परपेंडिकुलर इधर होगा, इस डायग्राम में टुवर्ड्स राइट। सो I will just write due to symmetry the resultant force must be towards right in our diagram. Resultant force on sphere B, hemisphere B, resultant force on hemisphere B will be towards right. Am I right? So basically the resultant force can be written as F resultant is summation of delta F, देखना ये एंगल कितना होगा भाई, 90 माइनस थीटा। सो इसका कंपोनेंट इधर होगा डेल्टा एफ साइन थीटा, इस फोर्स का ये कंपोनेंट, इसी तरीके से इस फोर्स का ये कंपोनेंट। तो यहां से लेकर यहां तक जितने भी ऐसे पैचेस हैं उन सब के ऊपर फोर्स रेडियल है, उस रेडियल फोर्स का ऐसा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे। तो मुझे बी हेमिस्फीयर पे ऐसा लिख दे रहा हूं, दिस समेशन हैज टू बी डन ओवर द एंटायर हेमिस्फीयर बी। अगर ये समेशन हमने कर दिया तो हमें बी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। अब ये समेशन करने के लिए या तो मैं एक एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन कर सकता हूं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। हम सिंपल ऑब्जर्वेशन से ये आंसर निकाल पाएंगे। देखिए एक दूसरा डायग्राम थोड़ा बना रहा हूँ। ये डेल्टा एस एरिया है ना, और ये एंगल थीटा है। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि डेल्टा एस साइन थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ दिस एरिया ऑन दिस सर्कुलर प्लेन।
डेल्टा एस साइन थीटा एक्चुअली इस लाल एरिया के इक्वल है। ये एरिया डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस साइन थीटा इस एरिया के इक्वल होगा, ऐसा तुम दिखा सकते हो खुद को। ये जो नॉर्मल है ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा है बेसिकली, है ना। अब जैसे ये एक एरिया है, रेक्टेंगुलर एरिया समझो, ये रेक्टेंगुलर एरिया है एस, इसका इस बोर्ड के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगा वो दिस एरिया एस इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल होगा। क्यों? इधर से लाइट मारो, जो प्रोजेक्शन है वो बेसिकली ऐसा एक एरिया है, यहां से आप बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये यहां से बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, छोटा आएगा इस एरिया से, प्लीज समझो ऐसा। ये मोबाइल जब मैं ऐसा रखता हूं तो इसका एरिया है ये B इंटू दिस लेंथ A, लेकिन जब इसको मैं ऐसा टिल्ट करता हूं तो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा बोर्ड के ऊपर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे बोर्ड पे तो वो ये पॉइंट आ रहा है ऐसा। ये जो लेंथ है ये बेसिकली क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये और यहां से ये परपेंडिकुलर डाला इस पे ऐसा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लेंथ और ये जो है ये हाइपोटेनियस है, यहां से मेरे साइड से देखना होगा आपको, ये लेंथ और यहां से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप किया मैंने, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बोर्ड के ऊपर ऐसा। तो ये लेंथ अगर ए है तो ये वाली लेंथ ए कॉस थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये जो लेंथ है ये ए कॉस थीटा है और ये बी है, तो ये एरिया जो हो गया पहले ए बी था, अब ए बी कॉस थीटा हो गया। ये एरिया ए, इसको अगर ऐसा थीटा से इंक्लाइन कर दोगे तो बोर्ड के ऊपर इसका जो प्रोजेक्शन है वो ए बी कॉस थीटा होगा। तो ऐसे ये एरिया आप ऐसा सोचो, ये एरिया और ये हमारा बोर्ड है, ये जो सर्कुलर प्लेन है, इस पे इसका प्रोजेक्शन, ये जानने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये एरिया जो है वो बेसिकली इससे कितना इंक्लाइंड है, इससे कितना इंक्लाइंड है। अगर मैं इसको सिंपल लाइन के टर्म्स में बनाऊं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा शायद आपको समझना, ऐसा ये एक एरिया है ऐसा, और इसका जो प्रोजेक्शन लेंगे हम यहाँ सर्कुलर प्लेन पे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ बल्कि यहाँ बना दे रहा हूँ, ये एरिया हमें जानना है। तो अभी जो सिचुएशन गिवन है उसमें ये दिया हुआ है कि जो एरिया वेक्टर है, दैट मीन्स एरिया के परपेंडिकुलर जो रेडियस है वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। ये इसी को मान लो एरिया के परपेंडिकुलर, देखने में आसान रहेगा, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, और ध्यान से देखोगे तो ये भी 90 माइनस थीटा है। खुद से देखो, तो एरिया जो इस वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बना रहा है, ये एरिया ये इस वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो एरिया का प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में जो होगा, एरिया इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब ये एरिया जो है वो डेल्टा एस साइन थीटा होगा। थोड़ा खुद से इसको ड्राइंग बना के समझने की कोशिश करो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इस ड्राइंग को भी मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ बनाने से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एरिया बहुत छोटा है, ये रेडियस बना लो, ये रेडियस वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है,
ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है और ये भी 90 माइनस थीटा है। एरिया कॉस 90 माइनस थीटा मतलब एरिया इंटू साइन थीटा। तो हम क्या कर रहे थे, भूल गए, ये पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज की डेंसिटी सिग्मा है। एक छोटा सा पैच लिया डेल्टा एस एरिया का, उस पर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फोर्स रेडियली आउटवर्ड जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा एस। सिमेट्री से देखते हैं कि यहाँ के एरिया पे ऐसा फोर्स है, यहाँ के एरिया पे ऐसा फोर्स है, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेके जोड़ दो तो हमें दिखाई देगा कि रिजल्टेंट इधर ही होगा। तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी पैच हैं सबके ऊपर डेल्टा एफ साइन थीटा, डेल्टा एफ साइन थीटा, डेल्टा एफ साइन थीटा, डेल्टा एफ साइन थीटा को ऐड करना है आपको। तो डेल्टा एफ साइन थीटा क्या चीज है, दिस इंटू साइन थीटा, ये क्या चीज है, आंसर है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 डेल्टा एस कॉस थीटा। इसको लिखा डेल्टा एफ की जगह, ये कांस्टेंट है, हर जगह सिग्मा है चार्ज डेंसिटी। और मैं ये समझा रहा हूं कि जो डेल्टा एस कॉस थीटा है वो इस एरिया के बराबर है। तो ऐसे ही इस हेमिस्फीयर के ऊपर जितने भी पैचेस तुम लोगे, डेल्टा एस साइन थीटा जब करेंगे, कुछ गलत लिख दिया ना, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, ये साइन थीटा। हाँ, तो डेल्टा एस साइन थीटा जब करेंगे तो बेसिकली इस एरिया के सामने ये सर्कुलर पैच दिखाई देगा। ये एरिया लेंगे तो इसके सामने ऐसा सर्कुलर पैच बनेगा, ये एरिया लेंगे इसके सामने ये सर्कुलर पैच बनेगा। तो जो डेल्टा एस साइन थीटा का समेशन करोगे, यहाँ जितने भी एरिया लोगे सबके फ्रंट में यहाँ इस सर्कुलर प्लेन पे जो एरिया है वो छोटे छोटे एरिया का समेशन, डेल्टा एस साइन थीटा मतलब ऐसे ऐसे जितने भी एरिया यहाँ आएंगे उसका समेशन। तो वो क्या होगा, आंसर है पाई आर स्क्वायर। इसका कंपोनेंट यहाँ, इसका कंपोनेंट यहाँ। तो जब यहाँ पे हम सारे ऐसे पैचेस लेंगे ना तो ये पूरी जगह सर्कल भर जाएगी। तो ये पूरे सर्कल का एरिया विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। एक हेमिस्फेरिकल पार्ट दूसरे हेमिस्फेरिकल पार्ट के ऊपर इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब मैंने कहा था कि आप में से कुछ लोगों को ये डेरिवेशन शुरू से ही गलत लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डेल्टा एफ लिखा ये क्या है एक्चुअली, ये डेल्टा एफ इन सभी चार्जेस की वजह से, इन सभी चार्जेस, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये आंसर सभी लोग बता देंगे पर ये क्वेश्चन पूछोगे तो परेशान हो जाएंगे। इन सभी चार्जेस की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स है, ये भी काउंट हो रहे हैं, ये भी काउंट हो रहे हैं, इन सब की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी पूछा गया है, क्वेश्चन में तो पूछा गया है कि सिर्फ इतने चार्ज की वजह से, एक हेमिस्फीयर की वजह से, सिर्फ इतने चार्ज की वजह से इधर वालों पे कितना फोर्स है ये बताओ। तो ये तो गलत है ना, नहीं गलत आंसर है कि नहीं, गलत नहीं है, ये फिर भी सही आंसर है। क्यों? न्यूटन्स थर्ड लॉ। अभी हमने क्या किया, इसके ऊपर जब फोर्स लिखना था तो इनके 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 सबकी वजह से इस पे फोर्स लिख दिया, ठीक है। जब इसके ऊपर फोर्स लिखना था तो इन सब की वजह से इस पे फोर्स लिख दिया। तो जो मैंने इस पे फोर्स लिखा उसमें इसने जो इस पे फोर्स लगाया उसको काउंट किया, और जब इस पे फोर्स लिखा तो इसने जो इस पे फोर्स लगाया उसको काउंट किया। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना पेयर में, नहीं समझे? जब मैं इस पे फोर्स लिख रहा था तो इस चार्ज की वजह से जो इस पे फोर्स आ रहा था वो भी काउंट कर लिया मैंने, यही गलती की थी ना मैंने। लेकिन जब मैं इस पे फोर्स लिख रहा हूँ तो मैंने इसकी वजह से इस पे लगने वाले फोर्स को भी तो काउंट किया। तो वैसे सारे फोर्स जो इनके इनके आपस के फोर्स हैं वो कैंसिल आउट हो गए। लेट अस नॉट वरी अबाउट दैट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एक हेमिस्फेरिकल पार्ट दूसरे हेमिस्फेरिकल पार्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है, यही आंसर। इसको आप क्यू के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अगर स्फीयर पे दिया हुआ है कि टोटल चार्ज क्यू था तो यू कैन राइट सिग्मा एज क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर।
So this is how you can do the calculation. अब किसी ने मुझसे ऐसा सवाल पूछा, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन का लेंथ एंगल क्या था मैं भूल गया, बट ओके, मैं यहाँ जो डिस्कस कर रहा हूँ उससे आप बात को समझ जाएंगे। एक सॉलिड स्फीयर है मेटल का, मेटेलिक स्फीयर है जो सॉलिड है, और इसको ऐसे दो हेमिस्फीयर में काट दिया, बीच से काट दिया आपने। ये मेटल का सॉलिड स्फीयर है, इसको बीच से कट किया। कट करने के बाद यहाँ फेविकोल भर के आपने इसको वापस चिपका दिया। ये इंसुलेशन है, फेविकोल एक इंसुलेटर है। इस इंसुलेशन वाले लेयर की थिकनेस नेग्लिजिबल है, मतलब अभी भी आप इसको स्फेरिकल मान सकते हैं। एक पूरा स्फीयर था मेटेलिक, उसको दो बराबर हिस्सों में काटा, बीच में इंसुलेशन फेविकोल भरा और चिपका दिया। ठीक है, वो इंसुलेशन की लेयर थिन है, बहुत थिन है। अब आपने एक हिस्से को कुछ चार्ज दे दिया, क्यों? एक पार्ट को, माने एक हेमिस्फीयर को, मेटेलिक हेमिस्फीयर को आपने कुछ चार्ज दिया, और पूछा जा रहा है कि अगर इसको चार्ज क्यों दिया तो दूसरे वाले स्फीयर पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा आउटर सरफेस पे। इसको, इस आधे मेटल को मैंने चार्ज दिया क्यों, पूछा जा रहा है कि अगर इसको क्यों चार्ज दिया, बल्कि मैं ऐसा दिखाऊं ऐसे ना दिखाऊं, ये मुझे नहीं बताया गया क्वेश्चन में। मुझसे कहा गया कि इसको क्यों चार्ज दिया, इसके आउटर वॉल पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, आउटर वॉल पे, स्फेरिकल सरफेस पे, कर्व सरफेस पे, और ये हेमिस्फीयर इस पे कितना फोर्स लगाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। देखो, ये जो तुमने आधे हेमिस्फीयर को चार्ज दिया, क्यों चार्ज, इसमें से कुछ चार्ज यहां है और कुछ चार्ज यहां है। होगा कि नहीं होगा? तो मुझे नहीं पता कि यहाँ कितना चार्ज है, पर यहाँ चार्ज क्यों नहीं होगा, होगा। लेट अस से यहाँ चार्ज जो है वो x है, तो इस कर्व सरफेस पे जो चार्ज है वो q माइनस एक्स है। अब थोड़ा थिक बना दे रहा हूँ इंसुलेशन की लेयर, पर प्लीज समझिएगा वो बहुत थिन है, उससे स्फेरिकल शेप डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है, बस मोटी बात ये है। हमें ये एज्यूम करना है कभी भी ये परफेक्ट है, स्फीयर ही है। ऐसा गंदा बना, पर ठीक है, समझ जाइए। तो इसको तुमने चार्ज दिया क्यों, जिसमें से मान लिया इस आउटर सरफेस पे चार्ज आया x, और यहाँ q माइनस है। ये मेटल है तो चार्ज मीट में तो हो नहीं सकता, सरफेस पे ही रहेगा। ये डाइलेक्ट्रिक की तरह है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कैपेसिटर है एक, जिसके प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है। अगर यहाँ प्लस x चार्ज आया, एकदम 100% गारंटीड यहाँ पे माइनस एक्स चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारा अजम्पशन ये है कि भाई दो प्लेट्स जिनके एरिया बहुत बड़ा है उनके सेपरेशन के कंपैरिजन में ये सेपरेशन बहुत छोटा है, और ये बहुत बड़ा एरिया उसके कंपैरिजन, तो इट इज एज गुड एज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर यहाँ एक्स चार्ज इंड्यूस हुआ तो इस वॉल पे माइनस एक्स ही होगा, गारंटीड। तो अगर यहाँ माइनस एक्स चार्ज है तो ये कंफर्म है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, समझ जाइएगा। ये अंदर वाली वॉल पे
यहाँ प्लस एक्स, यहाँ माइनस एक्स, ठीक है ना। इस पे चार्ज हो गया क्यू माइनस एक्स, इस पे चार्ज कितना होगा, ऑब्वियसली प्लस एक्स, क्यों, क्योंकि ये तो न्यूट्रल था। यहां पे चार्ज कितना होगा, आंसर है प्लस एक्स। ये थोड़ा बड़ा डायग्राम है, इसमें आप शायद ज्यादा बढ़िया समझेंगे। इस पे प्लस एक्स, इस पे माइनस एक्स, इस पे टोटल क्यू था प्लस एक्स, यहां तो क्यू माइनस एक्स, ये न्यूट्रल था माइनस एक्स, तो यहां पे कर्व सरफेस पे एक्स। अब देखो कैपेसिटर की एक बड़ी खासियत, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, हालांकि ये गलत है, इसको भी मैं डिस्कस करता हूं आज, लेकिन अभी तक जो हमने समझा है कि इन दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड सिर्फ यहां पे होता है, यहां और यहां नहीं होता है। इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से कोई पूछे यहां कितना फील्ड है, तो आंसर है 0। क्यों, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस निगेटिव चार्ज की वजह से इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मिला के 0। इस कैपेसिटर के अंदर तो फील्ड है, पर बाहर में इन चार्जेस की वजह से कोई फील्ड नहीं। तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स की वजह से यहां पे तो फील्ड है, लेकिन इंसुलेटर में फील्ड है, लेकिन इन दोनों चार्जेस की वजह से यहां कोई फील्ड है क्या, आंसर है नहीं। इन दोनों चार्जेस की वजह से यहां कोई फील्ड है क्या, आंसर है नहीं। दूसरी बात, अगर ये एक स्फीयर है, अभी भी रफली स्फीयर, ये मेटेलिक स्फीयर है, सॉलिड मेटल स्फीयर, तो सॉलिड मेटल स्फीयर की मास में तो फील्ड 0 होना चाहिए। तो ये जो चार्जेस अंदर में आए, इनकी वजह से यहां कोई फील्ड नहीं है, ये तय बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आउटर सरफेस पे जो चार्ज है, इसकी वजह से भी यहां 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 हर जगह फील्ड 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई। इन चार्जेस का यहां 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 कोई असर नहीं है, ये थिकनेस नेग्लिजिबल है। अब ये मेटल है, मेटल की मीट में तो फील्ड 0 होता है ना, तो ये जो चार्ज है बाहर में, इसकी वजह से यहां पे फील्ड 0 बनना चाहिए कि नहीं। ये तब होगा, हम जानते हैं, एक शेल का ही इमेजिन करो, एक हेमिस्फेरिकल शेल, जब चार्ज सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो यहां हर जगह फील्ड 0 होता है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने से हो सकता है कि यहां फील्ड 0 हो, पर यहां भी 0 हो, यहां भी 0 हो, यहां भी 0 हो, यहां भी 0 हो, ये नहीं होगा। अंदर हर पॉइंट पे फील्ड 0 होने के लिए जरूरी है कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है। तो यहाँ अंदर हर पॉइंट पे फील्ड 0 होने के लिए जरूरी है कि यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो। इसका मतलब इस आधे हेमिस्फीयर पे चार्ज q माइनस एक्स और इस आधे हेमिस्फीयर पे चार्ज x दोनों इक्वल होने चाहिए। सो x की वैल्यू मिल गई तुम्हें, वेरी सिंपल एंड एलिगेंट सॉल्यूशन। तो जो इस वॉल पे चार्ज इंड्यूस होगा वो कितना होगा, q/2, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपने ये कट यहाँ लगाया होता, यहाँ कहीं लगाया होता, यहाँ ये हेमिस्फेरिकल पार्ट में नहीं बांटा होता, यहाँ कहीं कट लगाया होता, तो अभी वो जो बीच में कैपेसिटर बनेगा, उनमें जो चार्जेस आएंगे उसकी वजह से अंदर में फील्ड 0, पर बाकी हर पॉइंट पे फील्ड 0 होने के लिए जरूरी है कि इस पूरे सरफेस पे चार्ज की डेंसिटी सेम होनी चाहिए। तो अगर आपने, मुझे नहीं पता, पर मान लो 1 मिनट के लिए 1/3 सरफेस है, पूरे स्फीयर के सरफेस का 1/3 है, यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी और यहाँ चार्ज की डेंसिटी सेम होनी चाहिए। उसे आप लिख सकते हो कि अगर यहाँ चार्ज Q है तो यहाँ कितना है, चार्ज की डेंसिटी सेम है, पर ये एरिया इसका 1/3 है, अगर तो चार्ज की डेंसिटी सेम होने से इस पे अगर चार्ज Y है तो इस पे चार्ज ये 1/3 है, 2/3 है, तो यहाँ पे चार्ज 2Y होगा। तो अभी हालांकि हमने बराबर बराबर लिया सिंप्लिसिटी के लिए, तो हमें मिला x = q/2। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस हेमिस्फीयर की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो यू नो दी आंसर। अभी डिस्कस किया हमने, चार्ज की डेंसिटी σ² / 2 ε0 × πr², अभी फोर्स निकाला था, तो चार्ज की डेंसिटी आप लिख सकते हैं q/2 / 4πr², तो σ² / 2 ε0 πr², that will be the force applied by one hemispherical part on the other hemispherical part।
आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलो मूव ऑन। आपको मैं यहीं पे ये भी बता देना चाहता हूँ अभी तक जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने डिस्कस किया वो एक आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई ये प्लेट बहुत बड़े हैं और इनके बीच की दूरी बहुत छोटी है, इससे हम इनको इनफाइनाइट साइज का चार्ज सरफेस मान रहे हैं और यहाँ पे जो फील्ड है उसको परपेंडिकुलर टू सरफेस लिख रहे हैं। हमने ये कहा कि जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू दी वॉल्स, ऐसे ठीक है, मोटा मोटी ठीक है इन पॉइंट्स के लिए, लेकिन इस पॉइंट के लिए तो ये गलत है। बेसिक बात क्या है कि ये अगर इनफाइनाइट सरफेस है, बहुत बड़ा सरफेस है, ये बहुत पास का एक पॉइंट है, तो यहाँ एक छोटा चार्ज लेंगे, इसकी वजह से फील्ड इधर बनेगा, ऐसा ही चार्ज यहाँ मिलेगा, इसकी वजह से फील्ड इधर बनेगा, और इन दोनों फील्ड का रिजल्टेंट ऐसा होगा। मोटी बात तो हम यही कह रहे हैं, लेकिन ये चार्ज सरफेस है, यहाँ फील्ड लिखना है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन यहाँ फील्ड लिखना है तो उसके लिए कहाँ ठीक है? इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड इधर होगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड इधर होगा, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे इधर कैसे मान लें? गलत है ना? पर ठीक है, अभी तक हमने कैलकुलेशंस को सिंपल रखने के लिए ये माना कि भाई रफली मोटा मोटी ऑलमोस्ट हर जगह फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक। पर आप थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे तो समझ जाएंगे, चलो यहाँ तक भी एक बार ठीक है, यहाँ तक भी एक बार ठीक है, पर यहाँ पे फील्ड को कैसे मान लिया जाए कि परपेंडिकुलर टू सरफेस है? हकीकत ये है कि कैपेसिटर के एजेस पे, प्लेट्स के किनारों पे जो फील्ड लाइंस है वो कर्व होती है, यहाँ अंदर से ही कुछ डिस्टॉर्ट होने लगेंगी, फील्ड लाइंस ऐसे कर्व हो जाएंगी, इसको हम फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस कहते हैं। ये फील्ड लाइंस ऐसे कर्व हो जाती है, ये हकीकत में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, प्रैक्टिकल बात ऐसी ही होगी। ओके, अब तुम ये इमेजिन करो कि ऐसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर है, और इसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर हम लेकर आ रहे हैं, जस्ट अभी थोड़ा सा इंसर्ट हुआ ऐसा मान लो, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक। अभी डायग्राम बनाने से गंदा हो जाएगा, ये डायग्राम और ये डायग्राम एक साथ देखेंगे आप लोग। जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के प्लेट के अंदर इंसर्ट करते हो तो डाइलेक्ट्रिक की वॉल पे चार्ज इंड्यूस होने लगता है, बाउंड चार्ज, डाइपोल्स के रोटेशन की वजह से। तो डाइलेक्ट्रिक के वॉल पे चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक। अब देखिए जरा मजा देखिए, क्यों इंड्यूस हुआ? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जो मॉलिक्यूलर डाइपोल्स हैं उनको रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर को खुद के पैरेलल करने की कोशिश करती है। अगर कोई मॉलिक्यूलर डाइपोल ऐसे है तो उसको रोटेट करके ऐसे करने की कोशिश करेगी। तो बेसिकली दिस फेनोमेना की वजह से
चार्ज इंड्यूस होता है वॉल के ऊपर। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब जरा देखो, मेटल प्लेट पे जो चार्ज है उसकी वजह से ऐसे किसी लोकेशन पे फील्ड का डायरेक्शन ये फील्ड लाइन है लाल वाली, फील्ड लाइन पे टेंजेंट डालो यार, वही तो फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये जो कैपेसिटर के मेटल प्लेट पे जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। फील्ड लाइन पे टेंजेंट, फील्ड लाइन पे टेंजेंट। तो इस लोकेशन पे, अब वो लाइन डायग्राम यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ मैं, पर इस लोकेशन पे इस मेटालिक प्लेट पे जो काले चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड का डायरेक्शन है वो ये है, और यहाँ पे जो फील्ड का डायरेक्शन है वो ये है। सिर्फ ये डायरेक्शन दिखाया ये। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इंड्यूस होने वाले निगेटिव चार्ज के ऊपर, लाल चार्ज के ऊपर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई? मेटल प्लेट पे जो चार्ज, लाल चार्ज कहाँ है? डाइलेक्ट्रिक की वॉल पे। तो डाइलेक्ट्रिक की वॉल पे जो निगेटिव लाल चार्ज है उस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद के ऑपोजिट ऐसा फोर्स लगाएगी, और ये डाइलेक्ट्रिक वॉल पे जो पॉजिटिव चार्ज है, लाल चार्ज पॉजिटिव, उस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां वाली इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की डायरेक्शन में एक ऐसा फोर्स लगाएगी। तो देखो, ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसकी दोनों तरफ की दीवारों पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, कोई पकड़ के उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ऐसा है। मैं ये कह रहा हूं कि जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट करना शुरू करते हैं तो ये जो कैपेसिटर है ये खुद ही डाइलेक्ट्रिक को पुल करने की कोशिश करता है। ये जो चार्जेस है डाइलेक्ट्रिक को अट्रैक्ट करते हैं। सो द डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक्सपीरियंसेस अ नेट इनवर्ड फोर्स। इनवर्ड फोर्स मीन्स इनटू द कैपेसिटर। अब कोई आपसे कह सकता है कि इस फोर्स को कैलकुलेट करो। एग्जैक्टली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो शेप है वो एग्जैक्ट प्लॉट करना काफ़ी मुश्किल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एग्जैक्टली बताना, उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली बताना ज़रा मुश्किल है। तो फिर पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करें, इंड्यूस चार्ज लिखें और फोर्स निकालें, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, रियल कॉम्प्लिकेटेड। फिर भी हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर भी हम ये फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके हम इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सरप्राइज मत हो, सच में कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूं तुमको। यहाँ पे दो तरह के केस हो सकते हैं। एक में कहा जा सकता है कि कैपेसिटर चार्ज है और बैटरी हटा ली गई है, और एक में कहा जा सकता है कि कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है और अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जा रहा है। तो ये जो दूसरा वाला केस हुआ ये ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ। मैं इसी को डिस्कस करता हूँ। देखिए, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। प्लेट, ये जो कैपेसिटर का प्लेट है इसका डायमेंशन ऐसा मान लो, ये L और ये B, ये L और ये B, ये प्लेट ऐसा है ना, ये B और ये L, ये एक प्लेट है। और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जो इंसर्ट हो रहा है उसकी भी ये विड्थ B है, ऐसा मान लो। मतलब बिल्कुल फिट बैठता है। ये जो दो पैरेलल प्लेट हैं इनकी विड्थ B है, इतनी ही विड्थ की डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो रही है, ऐसा सोचो। तो जो प्लेट का एरिया है वो L इंटू B है बेसिकली। अब
हम यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक बिल्कुल फिट बैठे ऐसा इंसर्ट कर रहे हैं। ये खाली जगह नहीं है, अब दिखा रहा हूँ ऐसा। मान लो के कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक है और अभी हमने इसको एक्स लेंथ अंदर इंसर्ट कर दिया है। हम इसको धीरे धीरे अंदर लेके जा रहे हैं। इस समय जब एक्स लेंथ इंसर्टेड है, इस समय इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है? कंसिडर एक्स लेंथ of the dielectric inserted inside the capacitor। ठीक है, अब इस पोजीशन में हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पोजीशन में हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मैं अलग से ड्राइंग बना दे रहा हूँ, आपको आसानी होगी समझने में। ऐसी सिचुएशन है, ऊपर जो डाइलेक्ट्रिक है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ये एक्स लेंथ के कांस्टेंट से भरा हुआ है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, और ये जो रिमेनिंग है एल माइनस एक्स लेंथ ये हवा से भरा हुआ है। तो हम इसको दो कैपेसिटर पैरेलल में मान सकते हैं, ऐसा पढ़ा है। तो जो कैपेसिटेंस होगा ये ऊपर वाले हिस्से का के एप्सिलॉन नॉट, प्लेट का एरिया ए, ये वाला प्लेट का एरिया, विड्थ है बी और लेंथ है एक्स, ऐसा है। ये बी और ये एक्स, यहां तक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। सो एप्सिलॉन नॉट ए की जगह लिख रहा हूं बी इंटू एक्स, के टाइम्स बाई ये जो प्लेट का सेपरेशन है डी लिख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मल्टीप्लाइड बाई के, ये ऊपर वाले हिस्से का कैपेसिटेंस, और नीचे वाले का हो गया एप्सिलॉन नॉट बी इंटू दिस लेंथ एल माइनस एक्स, ये इस प्लेट का एरिया हुआ, बी विड्थ है और ये लेंथ है एल माइनस एक्स, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ऐसा। तो ये जो कैपेसिटेंस हो गया इसको अच्छे से अगर लिख लें तो एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी, एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी एल, और एक्स वाले टर्म में कौन कौन से आ जाएंगे? एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी के माइनस वन एक्स, प्लीज़ चेक कर लेना भाई। एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी कॉमन ले लिया, के एक्स बचा और माइनस एक्स बचा, और यहाँ पे एक एल बच गया। ठीक है, दिस इज द कैपेसिटेंस। अभी नाउ एज्यूम इसको मैं फर्दर dx और नीचे लेके जाता हूँ। एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे, एक्स लेंथ इन हो चुका है, dx और बढ़ाया। अगर मैंने x को dx और बढ़ाया तो बाय हाउ मच कैपेसिटेंस विल चेंज? व्हेन x इज इंक्रीज्ड बाय dx, द चेंज इन कैपेसिटेंस इज, डिफरेंशिएट कर दो dc बाई dx, तो यू विल गेट एप्सिलॉन नॉट बी के माइनस वन डी इंटू डी एक्स। dc बाई dx निकालो, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, एप्सिलॉन नॉट बी डी के माइनस वन डी एक्स। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक को फर्दर dx अंदर लेके जाते हैं तो चेंज इन कैपेसिटेंस विल बी गिवन बाय दिस मच, राइट? नाउ अगर आप डाइलेक्ट्रिक को फर्दर dx अंदर लेके जाते हो, what will happen? The capacitance increases and therefore charge on the capacitor increases. अभी जो चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर, अभी जो चार्ज है वो है C इंटू वी। C मतलब ये इंटू वी, जो भी है C इंटू वी लिखा रहने देते हैं। Now, when the dielectric is moved further by
moved by dx, the charge changes by an amount. The charge increases by dq is v into dc. यहां से इसको डिफरेंशिएट करो, क्या कांस्टेंट है? c? नहीं, c तो बदल रहा है डाइलेक्ट्रिक के अंदर आने से, v कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा अंदर ले गए तो कैपेसिटेंस बदला, बढ़ा, कैपेसिटेंस में चेंज डीसी तो चार्ज में चेंज dq इज इक्वल टू v इंटू डीसी। अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को तुम dx अंदर लाते हो, dq चार्ज का फ्लो हुआ। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर प्लेट पे dq चार्ज बढ़ा। अरे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना। नाउ आपसे कोई पूछे कि जब मैंने डाइलेक्ट्रिक को, हालांकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें हम, लेकिन फिर भी मैं ऐसे सोचता हूँ, अगर इसको dx पुश किया, कैपेसिटेंस बढ़ा, चार्ज dq का फ्लो हुआ, बैटरी ने कितना वर्क किया? व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी इन द प्रोसेस? ऑब्वियसली dq इंटू v। बैटरी ने एडिशनल dq चार्ज दिया, इसको dx नीचे पुश करोगे, कैपेसिटेंस बढ़ा, चार्ज बढ़ा, वो चार्ज कहाँ से आया? बैटरी से। बैटरी ने कितना वर्क किया? dq इंटू v स्क्वायर dc। दिस वर्क डन बाय कैपेसिटर बैटरी। हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा, इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर एक इनवर्ड फोर्स लग रहा है। अब अगर मैं एक एक्सटर्नल एजेंट हूं जो ये देखता हूं कि दिस डाइलेक्ट्रिक इज बीइंग मूव वेरी स्लोली, मैं इंश्योर करता हूं कि ये काइनेटिक एनर्जी गेन ना करे, बिल्कुल धीरे धीरे चले, तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं एग्जैक्टली इस इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल है। अरे है कि नहीं? जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके ठीक इक्वल मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन उल्टा है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस स्लैब के ऊपर लग रहा है उतना ही बड़ा फोर्स मैं उल्टे डायरेक्शन में लगा रहा हूं टू एंश्योर दैट डाइलेक्ट्रिक इज बीइंग मूव वेरी स्लोली। डाइलेक्ट्रिक इज बीइंग मूव्ड स्लोली। इट मीन्स मेरा जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर फोर्स लग रहा है उसके बराबर है। चलिए अब देखो, यहाँ पे अगर कैपेसिटर को हम एक सिस्टम माने, कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक को, तो दो एक्सटर्नल एजेंट है, एक बैटरी और एक मैं। जब ये dx नीचे गया तो मैंने वर्क किया, कितना वर्क किया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, आंसर है माइनस एफ dx। dx नीचे, मेरा फोर्स था ऊपर, मैं एक एक्सटर्नल एजेंट हूं जिसने इतना वर्क किया, बैटरी एक एक्सटर्नल एजेंट है जिसने इतना वर्क किया। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, दिस मूव वेरी स्लोली। एक्सटर्नल एजेंट्स हम और ये लोग, मैं और बैटरी, ये दोनों ने मिलके जो वर्क किया, दैट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। So now, what is potential energy? Potential energy is half CV square. इसको dx अंदर किया, how does potential energy change? V is not changing, 1/2 is a constant, C is changing. जब इसको dx अंदर किया, तो change in potential energy stored is given by half V square dc, right? तो अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अगर अप्लाई करूं कि मेरा वर्क डन, बैटरी का वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम की एनर्जी में जो चेंज आया, यहां पे दो एक्सटर्नल एजेंट, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड होती तो एक ही एक्सटर्नल एजेंट था मैं, पर बैटरी है तो बैटरी ने एडिशनल चार्ज सप्लाई किया, वर्क किया, है कि नहीं? तो बैटरी ने जो वर्क किया और मेरा जो वर्क डन है, दोनों मिलके चेंज इन एनर्जी के बराबर है और काइनेटिक एनर्जी बदली नहीं है। सो वेरी गुड,
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बोलो माइनस एफ डी एक्स, वर्क डन बाय बैटरी बोलो वी स्क्वायर डी सी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलो हाफ वी स्क्वायर डी सी। ठीक है, सो एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ वी स्क्वायर डी सी। ये आपका एफ निकल आया। नहीं प्लस ही होगा ना, प्लस ये एफ निकल आया। क्यों? डीसी की जगह पे अब हम लोग ये सब्सटीट्यूट कर देंगे, हाफ वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बी के माइनस वन डी डी एक्स, डी एक्स कैंसिल करो और ये खुशी खुशी आंसर पा जाओ। कहीं तो एल मैंने छोड़ दिया है इसमें, कहाँ छोड़ा है भगवान मालिक है इसका, एल छोड़ा है ना। एक बार यहां लिख के देख सकते हैं, ये जो कैपेसिटेंस लिखा था एप्सिलॉन नॉट एक्स बी, नहीं ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो एफ डी एक्स इज इक्वल टू दिस बिकम्स हाफ वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बी के माइनस वन डी। प्लीज चेक वंस मोर। So this is how you can calculate the force. मोटी बात, एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं, एक्स इंसर्ट कर चुके हैं, इतना डाइलेक्ट्रिक से भरा है, इतना हवा से भरा है, कैपेसिटेंस निकालो। इसको dx फर्दर इन करेंगे तो कैपेसिटेंस में चेंज कितना होगा ये कैलकुलेट करो। dx इन करेंगे तो चार्ज बढ़ेगा, dq विल बी इक्वल टू v इंटू डी सी। इतना एडिशनल चार्ज बैटरी ने दिया तो बैटरी का वर्क डन dq इंटू वी स्क्वायर डी सी। मैं ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ जो इस फोर्स के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, पर डायरेक्शन ऊपर है, dx डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ, तो मैंने कितना वर्क किया इस स्लैब के ऊपर, माइनस एफ टी एक्स। तो मेरा वर्क डन, बैटरी का वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो बदलने नहीं दी गई। ये इक्वेशन लिखने से आपको एफ मिल गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके और कई सारे डाउट्स मैंने आंसर कर दिए। फिर भी डाउट्स में बने रहेंगे। सो जो डाउट्स आपके हैं वो आप मुझे बताते रहिए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।